हाय एवरीवन। यहाँ पे हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर अवेलेबल हो जाएगी इसी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, डेली आपको मिलेगी एमसीक्यू की सीरीज जब तक हमारे साइंस के एग्जाम हो रहे हैं ना, जब तक। ठीक है, तो यहाँ से हम अभी क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू द फ्यू पीसेस ऑफ जिंक इन द टेस्ट ट्यूब एंड देन वार्म्ड। ठीक है, उसको फिर हम गर्म कर देंगे। द रिएक्शन अकर्ड कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन एज। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 ml सोल्यूशन है, ठीक है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। ओके, वो ऐड हो रहा है कि कुछ पीसेस ऑफ जिंकेट सोल्यूशन, ये कुछ पीस के साथ जिंकेट सोल्यूशन के कुछ पीस है उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो हमको उसमें केमिकल रिएक्शन बताना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमको पता, हमने चैप्टर जो पढ़ा है तो उसमें हमने पढ़ा था क्या, कि जो जिंक होता है, जिंक एक उभयधर्मी धातु होता है। उभयधर्मी बोलने का मतलब है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कभी भी क्षार के साथ रिएक्शन करेगा बेस के साथ, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और जब भी बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा सोडियम जिंकेट। क्या बनाएगा? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट को कैसे लिखते हैं हम लोग? Na, यहाँ पे होगा तुम्हारा ये Na2Zn O3O2, सॉरी। ठीक है, सोडियम जिंकेट बनता है। और दूसरी पहचान हमारी क्या है इसमें, हमको डी लिस्ट करेंगे पहले, कि कभी भी जो होता है, जो जिंक है, मेटल है, वो हमारा बेस के साथ रिएक्शन करके हमको H2 गैस ही मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। पानी, ये दोनों एमसीक्यू। हमारा जो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। और बचा क्या? हमारे पास सिर्फ बचता है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। और इन दोनों में से हम देख लेंगे बैलेंस कौन है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो बैलेंस है और ऑप्शन नंबर सी बैलेंस नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the following decomposition reaction in which source of energy decomposed decomposition is light। ठीक है, ये कह रहा है कि हमको एक विखंडन अभिक्रिया बतानी है जिसका सोर्स ऑफ डिकम्पोजिशन, जो वो विखंडित हो रहा है, वो किससे विखंडित हो रहा है? लाइट से। तो लाइट से जो विखंडित होता है, हमने पढ़ा था चैप्टर के एक टॉपिक है उसके अंदर, जो लाइट से डिकम्पोजिशन बाय लाइट, उसके अंदर दो ही चीज डिकम्पोज होता है, एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। तो यहाँ पे क्लियरली लिया हुआ है, यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड ऑप्शन सी। ठीक है, इसके जैसे हम इन द लाइट ऑफ प्रेजेंस से माएंगे, लाइट की उपस्थिति में लाएंगे प्रेजेंस ऑफ लाइट में, तो सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन अलग हो जाता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन सी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि अ मेटल एंड नॉन मेटल, ओके, लिसन वेरी केयरफुली, आप बहुत ध्यान से सुनना इसको, कि एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, वो कैसा एग्जिस्ट करते हैं? लिक्विड स्टेट के अंदर। लिक्विड स्टेट के अंदर देखो, अब एट अ रूम टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली, इन हिंदी, कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु और एक अधातु का नाम बताना है क्रमशः। यहाँ पे सब लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली इंग्लिश में और क्रमशः हिंदी में। इनका मतलब ये होता है कि पहले हमको क्या बताना है, ऐसा मेटल, उसके बाद ऐसा बताना है नॉन मेटल। तो हमको पता है मेटल में एक ही है मरकरी, एंड नॉन मेटल में आपको याद है, बताओ। चलो मैं बताता हूँ। नॉन मेटल के अंदर आता है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो आपको कैसा मिलता है, लिक्विड मिलता है, किस पे? रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रोमीन दिखते ही इसको टिक मत कर देना, क्योंकि ये गलत है। यहाँ पे बोला है क्रमशः रिस्पेक्टिवली। अब जब ये रिस्पेक्टिवली बोला है, क्रमशः बोला है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें ये करना होगा कि हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले क्या पूछा है। सबसे पहले मेटल पूछा है, तो मेटल पूछा है तो हमारा जो मरकरी है वो क्या है, मरकरी। मरकरी, ठीक है, यहाँ मरकरी क्या, पहला मेटल। फिर नॉन मेटल में कौन है? ब्रोमीन। ठीक है, पहले मरकरी मेटल पूछा है तो मरकरी बताएंगे, उसके बाद ब्रोमीन पूछा है तो नॉन मेटल बताएंगे। ठीक है, इट्स इजी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आ जाओ ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कार्बन कंपाउंड के बारे में पूछा हुआ है, कार्बन की यौगिक के बारे में पूछा हुआ है।
अब कार्बन चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कार्बन के यौगिक क्या है, ठीक है ना। कार्बन क्या होता है, कार्बन एक सहसंयोजी आबंध होता है जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। कार्बन क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं और उसके अंदर ठीक है, तो वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बिल्कुल। हैव अ स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, नहीं, अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल कोवेलेंट कंपाउंड में वीक होता है, ठीक है, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। विद्युत के सुचालक सुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। इनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है और इन अणुओं के बीच दुर्बल आकर्षण बल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। कैसे, आप देखो, विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है, इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन इंग्लिश में बोलते हैं उसको फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में हमको हेल्प करता है। अब जबकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है ना, जिसको कहते हैं मुक्त आयन। मुक्त आयन जिसे कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएंगे, सेकंड वाला सही हो जाएगा, विद्युत के कुचालक होते हैं। और फोर्थ, ये अणुओं के बीच दुर्बल, कोवेलेंट कंपाउंड एक दुर्बल कंपाउंड बनाता है, मतलब कि इनमें मॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए यौगिक को विचार कीजिए। मतलब जो यौगिक दिया हुआ है नीचे, उसके बारे में हमको बताना है कि कितने हैं। इसमें ये बताना है कि किसके अंदर क्रिस्टल रूप में अधिक अणु के क्रिस्टल जल के अणुओं की संख्या अधिकतम है। मतलब के अंदर इन 1 2 3 4 चारों में जल के अणुओं की संख्या किसमें ज़्यादा है। मतलब कि क्रिस्टल फॉर्म ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल किसके अंदर सबसे ज़्यादा है, वाटर क्रिस्टल किसके अंदर ज़्यादा है। तो आपको ये याद करना होगा कि जो FeSO4 है उसके अंदर कितना होता है, FeSO4.7H2O होता है, ठीक है ना, 7 पानी के मॉलिक्यूल होते हैं इसके अंदर। और CuSO4 के अंदर कितने होते हैं, 2H2 होते हैं, ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं। और CuSO4 के अंदर कितने होते हैं, CuSO4 के अंदर 2 पानी के मॉलिक्यूल होते हैं, 2 पानी के डॉट 2H2O। और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के अंदर होते हैं 10 H2O, मतलब कि 10 पानी के मॉलिक्यूल। तो किसके अंदर सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल, इसके अंदर 7 है, इसके अंदर हाइड्रोजन के, इसके अंदर 2 पानी के मॉलिक्यूल है और इसके अंदर 10 हैं। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा क्या, डी। क्वेश्चन नंबर 6, ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम एंड जिंक का, ठीक है, जो एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड मिलेंगे वो क्या होते हैं। तो ये हमको पता है कि ये क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड पता है ना क्या होता है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे देख लो, एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड कैसे होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। एंड द ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम एंड जिंक आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एक रिएक्शन दे रखा है, उस रिएक्शन के बेस पे हमको क्या बताना है कि इसमें कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। इसमें पढ़ते हैं कि उपरोक्त अभिक्रिया में रिडॉक्स अभिक्रिया कौन है। तो रिडॉक्स रिएक्शन हमको इसमें बताना है, तो रिडॉक्स रिएक्शन देखते हैं इसमें। द रिएक्शन गिवन अबव द रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज ऑफ द केस, ठीक है ना, कौन से केस में रिडॉक्स रिएक्शन है और इसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, नहीं, 2 3 A B C D। तो ऑप्शन डी देखोगे तो ऑप्शन डी में जो मैग्नीशियम मैंगनीज ऑक्साइड है MnO2 अपचयित हो रहा है और HCl उपचयित हो रहा है। तो जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों मिलता है वो कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शन। आपने उसमें चैप्टर 1 में देखा होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इसमें MnO2 इज रिड्यूस्ड एंड HCl इज ऑक्सीडाइज, ठीक है ना। तो जो MnO है वो रिड्यूस हो रहा है और HCl क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक है। अब दिखेगा आपको, ये दिखा ऑप्शन नंबर डी 7 का। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ, हमें नीचे दिए कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या कह रहा है, ठीक है ना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द व्हाट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर।
क्या जो चाइल्ड है, जो चाइल्ड का जो गर्ल होगा या बॉय होगा, वो सेक्स किस पर डिटरमाइन करता है कि वो क्या मदर से इनहेरिट करेगा? नहीं, हमने पढ़ा है कि एक्स और वाई क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है ना। गर्ल चाइल्ड में हमारा क्रोमोजोम्स कौन कौन सा होता है? एक्स और एक्स क्रोमोजोम होता है, और बॉय में एक्स और वाई होते हैं, ठीक है ना। और बॉय के अंदर एक्स और वाई होते हैं, तो ये चांसेस बनते हैं कि या क्या ये क्रोमोजोम्स, ठीक है ना। जो मदर के पास होता है ऑलरेडी एक्स एक्स होता है, तो यहाँ से एक क्रोमोजोम आएगा एक्स, और इसमें से अगर एक्स आ गया तो गर्ल बन जाएगी, और ये वाई आ गया तो बॉय चाइल्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो पहला स्टेटमेंट तो पहले ही गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड बाय द व्हाट इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर, ये सही है कि जो आपको उसके पिता से जो इनहेरिट हो रहा है उस पर डिपेंड करता है जो पिता से क्या अनुवांशिकता हुआ है, ठीक है ना, जो पिता से आए, ये तो सही है दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द मेल चाइल्ड इज मोर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल चाइल्ड, नहीं, ये 50-50 रेशियो में होता है, ऐसा कुछ नहीं कि ज़्यादा किसी के कम, ठीक है ना। दोनों के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सेम होती है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड वाला स्टेटमेंट भी गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड बाय द लिमिट ऑफ द फर्टिलाइजेशन व्हेन द मेल एंड द फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट, सही है ये, ठीक है ना। मेल और फीमेल गैमेट जब जो मिलेगा जब भी तो एक जाइगोट बनेगा, जब भी तो बर्थ ऑफ अ चाइल्ड होगा, और ट्रांसफर ऑफ जीन एंड बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो होंगी। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट दो मिल गया? क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 2 और 4 दोनों सही है, तो 2 और 4 किसके हैं? बी में है, ठीक है ना। तो ये हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है, 2 और 4। अब इसमें देखते हैं 9 के अंदर। तो 9 के अंदर क्या रहा है? क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स क्या होते हैं? पता क्रोमोसोम्स में क्या होती है? सारी कोडिंग होती है स्ट्रक्चर की, ठीक है ना, कि बेबी कैसा स्ट्रक्चर होगा, कैसा होगा, कलर होगा, ठीक है ना, उसके हेयर कलर, नोज स्ट्रक्चर, ठीक है ना, सारा कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? फर्स्ट पढ़ो, कैरी द इनहेरिटेड इन्फॉर्मेशन फॉर पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, एकदम सही है, ठीक है ना। जो भी अनुवांशिक सूचना होती है, जो अनुवांशिक सूचना जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर जाती है, वो क्या होती है? संतति तक ले जाती है, नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचा के आती है, तो ये पहला ऑप्शन, पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है। दूसरा स्टेटमेंट, किसी जंतु कोशिका केंद्र के भीतर, ठीक है ना, धागे नुमा संरचना होता है। धागे नुमा संरचना किसको कहते हैं? डीएनए को, जो ऐसे 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 रहता है, धागे नुमा संरचना। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सही है। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, एनिमल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड होता है, सेल के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है, ठीक है। थर्ड पढ़ते हैं, मानव जनन तंत्र सदैव युग्मकों का विद्यमान होता है, ठीक है। ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल, नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, हाँ, सेल डिवीजन तो होता है, बिना सेल डिवीजन के कोई भी कैसे बनेगा? तो इसमें फर्स्ट सेकंड फोर्थ किसमें? सी में, तो सी ऑप्शन सही है। अब आते हैं 10 के अंदर, ठीक है। अ, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी तंत्रिका का वह स्थल जहाँ पे विद्युत आवेश रासायनिक सिग्नल में परिवर्तित होते हैं, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इनटू केमिकल सिग्नल इज नोन एज, तो हमको पता है सिनैप्स है। अगर सिनैप्स ना हो तो यहाँ पे देखो, एक्सोन में तो होता नहीं, डेंड्राइट में होता नहीं, सेल बॉडी, तो यहाँ पे एक बचता है क्या? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो यहाँ पे तंत्रिका पेशीय संधि, ठीक ना। जो यहाँ पे पेशी के अंदर जो सेल मसल्स होता है वहाँ से कनेक्ट होता है, तो वहाँ भी क्या होता है? ट्रांसफर होता है, ठीक है ना, कन्वर्जन होता है। जो रासायनिक आवेग हैं वो किस में होते हैं? विद्युत आवेग रासायनिक आवेग के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो सिनेप्स के अलावा कहाँ पे होते हैं? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के अंदर होते हैं। तो ये भी सही है हमारा, सही क्या? ऑप्शन नंबर सी, तो इसके अंदर सी को टिक लगाएंगे। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सो क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे, स्टोमेटा क्लोज व्हेन, स्टोमेटा कब क्लोज होता है, कब बंद होता है, ठीक है ना। इसका हिंदी क्या है? रंध्र तब बंद होता है, रंध्र कब बंद होता है? इट नीड टू कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। इसको क्या कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। इट डज नॉट कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, वाटर फ्लो आउट ऑफ द गार्ड सेल एंड द वाटर इनटू द गार्ड सेल, ठीक है ना। तो इसका होगा सही आपका ऑप्शन नंबर 2 और 4, ये बहुत आसान है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, छोटी क्लास में बता रखा है कि स्टोमेटा का कार्य क्या है, ठीक है ना, वर्क ऑफ स्टोमेटा।
तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी में भी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, रंध्र कब बंद होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता जब होती है जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। द्वारा कोशिकाओं के पानी बाहर चले जाता है, ठीक है ना, द्वार कोशिकाओं के पानी भीतर चले जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, at what distance from the convex lens should be object placed and the get and the image in the size at the object of the screen। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा कि जो जब तुम्हारा क्या रहेगा कि कौन से डिस्टेंस पे कॉन्वेक्स लेंस के अंदर शुड बी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब बिम, बिम को कहाँ पे रखें कि वो इमेज हमको क्या मिलेगा, स्मॉल साइज मिलेगा, ठीक है ना, दैट एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। तो ये जब मिलता है जब हम इसको रखते हैं 2f पे। 2f का मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ से डबल पे। यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है, बियॉन्ड नहीं, एट द प्रिंसिपल फोकस नहीं, एट द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ का मतलब 2f, ठीक है ना। लेंस की फोकस दूरी की 2 गुनी पर रखेंगे तो हमको मिल जाएगा वो जो कह रहा है इसमें। द लेंस सिस्टम दो ह्यूमन आई दो फॉर्म द इमेज इन लाइट ऑफ सेंसिटिव स्क्रीन, ठीक है ना, विच इज कॉल्ड। बढ़िया। ये अब बताओ क्वेश्चन नंबर 13 आसान है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, मानव नेत्र में लेंस, ठीक है ना, लेंस निकाय किस प्रकार किस प्रकाश सुग्राही पर्दे पर प्रकाश सुग्राही मतलब लाइट सेंसिटिव, ठीक है ना, जो लाइट को सेंस करके उस पर एक्टिव होते हैं, जो लाइट लाइट के ज़्यादा सेंस करती है उसको कहते हैं प्रकाश सुग्राही, ठीक है ना। जो लाइट के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो, मतलब लाइट पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, हल्के से लाइट लाइट की वजह से क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए, उसको कहते हैं प्रकाश सुग्राही। पर्दे पर प्रतिबिंब बनाता है जिसे कहते हैं, पर्दे पे क्या, आँख के अंदर जो होता है रेटिना होता है, रेटिना को क्या कहते हैं, दृष्टिपटल। यहाँ पे ऑप्शन डी, द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस इनसाइड द करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न होता है वो कैसा होता है, परख नली के अंदर, ठीक है। ये आप बताओ, ये बहुत ही आसान है। तो इसका आंसर होगा बी, सेकेंडरी वृत्त, ठीक है ना, गोल गोल सर्कल में बनाता है। ठीक, तो ये ऐसा होता है कि देखो यहाँ पे जो थंब रूल था कि यहाँ पे अगर करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर करंट अगर सामने जा रहा है, सामने ऊपर की ओर करंट जाता है, तो जो हमारा ये होगा कि करंट का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे गोल गोल, ठीक है। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, मतलब घड़ी के जैसा। तो वैसे हम निकालते हैं, अगर करंट ऊपर से नीचे जा रहा है तो ऐसे उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो ये कहाँ होगा, तुम्हारा होगा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये इधर की ओर। देखिए आपको यहाँ पे 2D है ना, यहाँ पे ऐसे नीचे की ओर रहेगा करंट, ठीक है ना, ये करंट है नीचे रहेगा। अब देखो हाथ इधर मुड़ रहा है, इधर की ओर मुड़ रहा है, तो इधर, ठीक है ना। अब जब सोलिनॉइड को पूरा एक साथ मिलता है तो फिर उसका डायरेक्शन होता है बाहर मैग्नेट की तरह होता है, तो वो अलग केस है। बट सोलिनॉइड के अंदर करंट कैरिंग सोलिनॉइड के अंदर जो आपका परख नली धारावाही परिनालिका होती है उसके अंदर क्या होता है, सेकेंडरी वृत्त बनाता है, ठीक है ना, सेकेंडरी वृत्त। सो क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि निम्नलिखित में से वह आहार श्रृंखला पहचानिए, ठीक है ना। हमें वह आहार श्रृंखला पहचानना है जिसका द्वितीय पोषीय स्तर का जीवन, ठीक है ना, विलुप्त है, ठीक है। हमको इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, हमको वो फूड चेन को चैन आइडेंटिफाई द फूड चैन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इज मिसिंग, जिसमें सेकेंड ट्रॉफिक लेवल क्या है, मिसिंग है। तो द्वितीय पोषीय स्तर मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर होते कौन है पता है आपको, तो ये होते हैं द्वितीय पोषीय स्तर पर, ठीक है ना, जो मांसाहारी हैं वो शाकाहारी को खाते हैं, ठीक है ना, उसको कहते हैं हम लोग क्या, द्वितीय पोषीय, मतलब कि कहने का मतलब है सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। जो कार्निवोरस होते हैं वो हार्बीवोरस को कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे देखो ग्रास गोट लायन, ये भी सही है, ठीक है ना। थर्ड देखेंगे टाइगर ग्रास स्नेक, ये भी सही, ये भी सही, ये सिर्फ हमारा बी मिसिंग है, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लो। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या होता है, नीचे दिए गए जीवों, ठीक है, जो नीचे दिए गए जीव है उसमें क्या पूछ रहा है, जनन विधि, ठीक है ना, बहुखंडन है, किसमें बहुखंडन होगा, मल्टीपल फिजन,
मल्टीपल फिजन का क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो बताओ कि किस में मल्टीपल फिजन होता है। यहाँ पे इन विच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, और किसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन यीस्ट के अंदर पता है तुमको क्या होता है, यीस्ट के अंदर होता है बर्डिंग। यीस्ट के अंदर क्या होता है, बर्डिंग। बर्डिंग में बस तुम्हें टूटता है, तो इसमें है ही नहीं, ठीक है ना। लेशमीनिया में क्या होता है, बाइनरी फिजन, इसके अंदर बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी सेम होता है बाइनरी फिजन। और प्लाज्मोडियम में क्या होता है, मल्टीपल फिजन। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, डी। तो इसके अंदर क्या होता है, बहुखंडन, ठीक है ना, जो एक से ज़्यादा टुकड़ों में टूटता है उसको कहते हैं बाइनरी फिजन, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमें अभी सीखना है इम्पोर्टेंट। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे जो सबको प्रॉब्लम आता है, जो है अभिकथन और कारक कारण वाला, अभिकथन कारण जिसमें लिखा रहता है ना, वो वाला क्वेश्चन जो सबको प्रॉब्लम आती है इसमें। तो उसको हम आज सीखते हैं कि अभिकथन और कारक वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभिकथन कारक, यहाँ पे कहते हैं असर्शन और रीजन। असर्शन रीजन इंग्लिश में कहते हैं, और अभिकथन इसको कहते हैं अभिकथन, और इसको कहते हैं कारण। अब सुनो, अभिकथन का मतलब क्या होता है। अभिकथन या असर्शन का मतलब क्या होता है कि जो दिया गया कथन है, मतलब कि जो दिया गया स्टेटमेंट है, असर्शन के अंदर जो स्टेटमेंट होता है ना, जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट, ठीक है ना, उसको आपको ना चेक करना होता है, उसको परखना होता है, टेस्ट करना होता है कि जो लिखा हुआ है वो क्या, जो मेरा रीज़न दिया हुआ है, रीज़न का मतलब कारण, ये किस वजह से हो रहा है, इस कारण की वजह से हो रहा है, क्या ये जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट, क्या ये स्टेटमेंट लिखा हुआ सही है या गलत है। वो किसके अकॉर्डिंग देखना होता है, रीज़न के अकॉर्डिंग देखना होता है कि जो ये कारण है ना, कारण, वो कारण से ये वाली लाइन मैच कर रही नहीं कर रही, ठीक है ना, उसके हिसाब से देखना होता है बस, ठीक है ना, इतना ही सिंपल है ये। तो अभिकथन का मतलब समझ आया। अभिकथन में क्या होता है, हमको कारण को देखना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में कि जो अभिकथन होता है जिसको हम ए कहते हैं, ठीक है ना, और ये कारण है। अभिकथन क्या होता है, कोई एक स्टेटमेंट होता है, उसको वो स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है, ठीक है ना, वो उसको परखना होता है, ठीक, चेक करना होता है कि उसका सत्यता के रूप में परखना होता है कि वो कितना सत्यता है, कितना सही है या कितना गलत है, ठीक है। उसको कहते हैं अभिकथन। और उसका रीज़न दे रखा होता है नीचे, कि जो इसका रीज़न दे रखा है ना, उससे वो कितना सही है। तो अब अभिकथन का मतलब समझ आया कि कोई सा भी एक स्टेटमेंट होता है उसको हमको चेक करना होता है, किसके बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, कि वो रीजन से कितना सही है कितना गलत है, ठीक है ना। उस हिसाब से हम यहाँ पे इसको देखते हैं। ये कह रहा है कि जिंक नाइट्रेट अम्ल की अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है। अब ये क्या स्टेटमेंट सही है, आप बताओ, ठीक है ना। क्या ऐसा होता है कि अगर जो हाइड्रोजन गैस है नॉट इन्वॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड, ठीक, तो मतलब कह रहा है कि जो हाइड्रोजन गैस नहीं आता है, ठीक है ना, कब, व्हेन जिंक रिएक्ट करता है। जिंक किससे रिएक्ट करता है, नाइट्रिक एसिड के साथ। तो एकदम सही बात है, जब भी हमारा जिंक रिएक्शन होता है किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो जो हाइड्रोजन है वो नहीं आता। हाइड्रोजन ना आने का कारण ये है कि जो नाइट्रिक एसिड है वो ऑक्सीडाइज कर देता है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो पानी बना लेता है, ठीक है ना। क्या बना लेता है, H2O। तो जो H2 होता है वो H2O बन जाता है, जिस वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है, ठीक है ना। अब इसका रीजन पढ़ते हैं क्या है। रीजन में क्या यही बात लिखा हुआ है, जो कारण मैंने बताया वो रीजन में लिखा हुआ है, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। यहाँ पे भी इन्होंने बताया कि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है और प्रोड्यूस करता है वाटर, ठीक है ना। इल्स एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। और क्या करता है, जो H2 यहाँ से निकल रहा है उसको नाइट्रिक एसिड क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। कहने का मतलब है कि उपचयित कर देता है। उपचयित करने के बाद वो क्या बना लेता है, पानी बना लेता है, जो ऑक्सीजन गैस आता है और हाइड्रोजन गैस। तो H2, देखो यहाँ पे H2 और O मिल क्या बन जाएगा, H2O। यहाँ से H2 रिलीज होता है और यहाँ पे क्या करता है, नाइट्रिक अम्ल उसमें ऑक्सीजन डाल के और पानी बना लेता है, जिस वजह से क्या होता है कि जिंक, सॉरी कहाँ पे गया, हाँ, जिस वजह से क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस जब जिंक नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है। अब यहाँ पे देखो ये चार क्या होता है, ये चार हमेशा लिख के पता होना चाहिए और आपको याद भी होना चाहिए
क्या कह रहा है कि जो अभिकथन ए है और जो कारण आर है, जो अभिकथन जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसके अंदर, उस स्टेटमेंट का जो कारण है, ठीक है ना, वो स्टेटमेंट किस वजह से हो रहा है उसका कारण, दोनों सही है। दोनों क्या सही है? दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाँ, जो ये स्टेटमेंट कह रहा है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एकदम बिल्कुल एकदम सटीक बात है, सही बात है। तो दोनों मैच कर रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। और जो अभिकथन ये ए है, बोलने का मतलब कोई एक स्टेटमेंट है, कोई एक लाइन है, उसकी सही व्याख्या करता है, उसकी सही आंसर बताता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। अब बी में बढ़ेंगे। बी में क्या लिखा हुआ है समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, बी में लिखा हुआ है अभिकथन, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, उस स्टेटमेंट का जो कारण है वो दोनों ही सही है। मतलब स्टेटमेंट भी सही है अपने हिसाब से, कारण भी अपने हिसाब से सही है। पर क्या है ना कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, उसका जो रीजन होगा वो रीजन सही से डिफिनेशन नहीं देगा, तो ऑप्शन बी में जाएगा। अब अभिकथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। अगर ये लाइन सही दे रखा है और ये लाइन ऊट पटांग कुछ भी भर रखा है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। और डी कब आ जाएगा? जब अभिकथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। मतलब कि अभिकथन यही गलत दे रखा है, रीजन उसका सही दे रखा है, तब डी आएगा। ठीक है ना। अभी आपको अभिकथन और कारण कैसे पता करते हैं उसका मतलब क्या है समझ आ गया होगा। आप देखो, प्रैक्टिस करो, वीडियो रोको और वीडियो रोक के क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो अच्छे से। 18 पढ़ने के बाद, ठीक है ना, उसका तुम आंसर देने की कोशिश करो। ये देखो इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है accumulation of harmful chemical in the maximum organism the highest trophic level in the food chain। ठीक है, सही बात है। जो फूड चेन पे हाईएस्ट लेवल पे ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है ना, वो एक्युमुलेट होता है, संग्रहण होता रहता है, इकट्ठा होते रहता है, अधिकतम होता है। जो हानिकारक रसायन होते हैं, जो हम खाते हैं वो हो जाता है। रीजन क्या बता रहे हैं उसका? फसलों में रोग, ठीक है ना, जो हमारा जो हार्मफुल केमिकल्स है स्प्रेड इन द क्रॉप्स, ठीक है ना, फसल में डाला जाता है ताकि प्रोटेक्ट करे हमें बीमारी से और कीटनाशक से, ठीक है ना, जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं ना उससे करने के लिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कह रहे हैं कि खाद्य श्रृंखला में उच्च पोषी स्तर पर हानिकारक रसायनों के अधिक होती है, ठीक है ना, जिसको कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। और उसका रीजन क्या बोला कि फसल में कीटनाशक, ठीक है ना, रसायनों के छिड़काव किया जाता है। तो यहाँ पे लेकिन जो अब यहाँ पे जो रीजन है ये कह रहा है कि लेकिन आर आर का मतलब जो रीजन है वो असर्शन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इसका दूसरा और रीजन है पर ये एकदम सही व्याख्या नहीं कर रहा है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 में एकदम सही व्याख्या कर रहा था, इसको सही से डिफाइन कर रहा था, वो यहाँ पे नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो जिस वजह से क्या इसमें लगाएंगे हम ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। देखो बी में क्या था कि रीजन एक बिल्कुल सही है किंतु आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अब इसमें असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, दोनों अपने हिसाब से अपना अपना स्टेटमेंट दोनों सही है। पर जो ये आर है ना वो उसको सही से डिफाइन नहीं कर पा रहा, तो हम ये कहेंगे कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, अभिकथन भी सही है, इसका कारण भी सही है, पर जो रीजन है वो इस असर्शन की, अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इस वजह से इसमें लगाएंगे हम लोग बी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है कि स्थलीय जीव की तुलना में जलीय जीव की श्वसन दर अधिक तीव्र होती है। कह रहा है स्थलीय जीव, स्थलीय जीव का मतलब ऐसे जीव जो कहाँ रहते हैं, एक मिनट अब दिखेगा आपको। कह रहा है कि जो स्थलीय जीव होते हैं, स्थलीय जीव का मतलब कि ऐसे जीव जो कहाँ पे रहते हैं, स्थल पे रहते हैं, जमीनों पे रहते हैं, ठीक है ना, जो जमीन पे रहते हैं, वो जल के जीव की श्वसन दर अधिक होती है। वो कह रहा है कि तुलना में अगर उसको कंपेयर करें ना कि जो जीव, जो भी जीव ऑर्गेनिज्म है वो धरती पर रहते हैं उनसे, और जो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रहते हैं उनसे अगर कंपेयर करें, तो उनका कह रहा है कि जो जलीय जीव, जो पानी में जीव रहते हैं ना, उनका श्वसन दर अधिक तीव्र होता है। ठीक है ना। अब इसका कारण पढ़ के फिर हम दिमाग लगाएंगे क्या है। कह रहे कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये गलत है। हमारा जो इन्वायरमेंट के अंदर जितना भी ऑक्सीजन होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है घुला हुआ उससे। पानी के अंदर ऑक्सीजन जो घुला हुआ वो क्या होता है, कम होता है। तो इससे यहाँ पे समझ आता है कि जो पहला है, पहला भी गलत है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता, श्वसन दर उनका तीव्र नहीं होती है। और दूसरा भी क्या है, यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में, ठीक है ना,
वायु में ऑक्सीजन की, हाँ, बहुत अधिक होती है। हाँ, यहाँ पे मैं गलत समझ गया था इसको। अब यहाँ पे करेक्ट कर लें, यहाँ पे कह रहा है कि जो वायु में ऑक्सीजन है ना की मात्रा तुलना में जो वायु में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, ठीक है ना? सही बात है। जो ऑक्सीजन होता है एयर के अंदर वो ज़्यादा होता है पानी के अंदर के मुकाबले। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि जो हवा के अंदर, जो एनवायरनमेंट के अंदर, वातावरण के अंदर ऑक्सीजन होता है वो ज़्यादा होता है किससे? जो पानी के अंदर है। तो ये वाला जो कारण है ये एकदम सही है और ये वाला कारण क्या है? गलत है। तो हमको यहाँ से क्या समझ आता है? ये कह रहा है कि जो जलीय जीवों को कम उपलब्ध ऑक्सीजन, तो जल में जो जीव पानी के अंदर होते हैं, ठीक है ना? जो ओशन में, पानी के अंदर, नदियों में जो जीव रहते हैं, ठीक है ना? उसमें ना क्या रहता है? ऑक्सीजन कम उपलब्ध होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ही, उसकी मात्रा कम होती है, ठीक है ना? तो पानी में ऑक्सीजन कम घुलने की वजह से जो जलीय जीव होते हैं वो तेजी से श्वसन, ठीक है ना, उनको करना पड़ता है। उनका श्वसन क्या होता है? तीव्र हो जाता है, ठीक है ना? जो कि क्या यहाँ पे कह रहा था, उल्टा कह रहा था। जो यहाँ पे अभिकथन है ना, अभिकथन में क्या कह रहे थे कि जो स्थलीय जीव है ना वो ज़्यादा बहुत तेजी में सांस लेते हैं जलीय जीव के मुकाबले। पर ऐसा नहीं है, पानी के अंदर क्या है? ऑक्सीजन कम है, और जब पानी के अंदर ऑक्सीजन कम रहेगा ना तो वो क्या करेगा कि अब पानी के अंदर ऑक्सीजन कम है तो सांस लेने के लिए तो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ही कम है, तो आप क्या करोगे? सांस आराम आराम से लोगे? नहीं ना, सांस क्या लोगे आप? बहुत ही तेजी तेजी में लोगे। तो वही कारण यहाँ पे पानी के अंदर बनता है कि पानी के अंदर जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, वो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन जितना भी डिज़ोल्व है, वो बहुत ही कम पानी में ऑक्सीजन डिज़ोल्व है, जिसकी वजह से जो मछलियों को होता है, जो जलीय जीव होते हैं, ठीक है ना? ओशन के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज़्म रहते हैं, उनको जो ब्रीदिंग रहती है, बहुत ही तेज़ी ब्रीथ करते हैं, बहुत तेज़ में ब्रीथ करते हैं, बहुत स्पीड में ब्रीथ करते हैं, ठीक है? तो उनका श्वसन दर क्या हो जाता है? बहुत ही तेज़ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? अभिकथन तो गलत है, ठीक है ना? एक गलत है, ठीक है ना? अभिकथन बोलने का मतलब है असर्शन इज रॉन्ग बट द रीजन इज राइट, ठीक है ना? ये वाली बात सही कही है, ये वाली बात गलत कही है। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा ऑप्शन? ऑप्शन डी, सॉरी इसमें नहीं, इसमें ऑप्शन डी होगा 19 का। और क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है ना? इसको वीडियो को स्टॉप करो और यहाँ पे इसको पहले आप पढ़ो अच्छे से, इसको समझो कि आपको असर्शन और रीजन समझ आया कि नहीं आया, जैसे मैंने बताया। अभिकथन और रीजन, अभिकथन का मतलब समझ आ गया आपको, अब रीजन का मतलब भी आपको समझ आ गया, ठीक है? अब इसको डिस्कस करो जरा। चलो अब मैं बताता हूँ। कह रहा है कि इंद्रधनुष, ठीक है ना, जो रेनबो होता है आकाश में सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम बनाता है, सही बात है, ठीक है ना? जो इंद्रधनुष होता है वो क्या करता है? स्पेक्ट्रम बनाता है। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? जो 7 रंगों में विस्तृत करता है, ठीक है ना? और इंद्रधनुष जब बनता है जब आकाश में सूर्य के सिर पर उपस्थित होता है, तब वायु में जल की सूक्ष्म बूंदें होती है। जो इंद्रधनुष कब बनता है? जब आकाश में सूर्य जो होता है ना वो सिर के ऊपर उपस्थित होता है तथा वायु में सूक्ष्म बूंदें होती है। तो ये आप बताएंगे कि इसमें क्या हो रहा है, कौन सा क्या ये जो अभिकथन है वो सही है या इसका रीजन सही है? अभिकथन गलत है, इसका रीजन बोलने का मतलब है कारण गलत है या सही है, ठीक है ना? ये आप HW करो और इसको कमेंट करो कि आपको क्या समझ आया इससे, ठीक है ना? 20 का आंसर क्या होगा आप कमेंट में बताओ, ठीक है ना? फिर मैं उसको आपको रिप्लाई देता हूँ। थैंक यू। यहाँ पे ख़त्म हो जाता है हमारा जो क्वेश्चन MCQ की जो सीरीज़ है वो हमारी ख़त्म होती है, ठीक है ना? अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो कल आपको मिलेगा। थैंक यू। की प्रैक्टिस, ठीक है ना? आप प्रैक्टिस करते रहो।